Hello everyone, welcome to ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अपने टॉपिक कास्टिंग प्रोसेस को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लेक्चर सीरीज 46 तक कंप्लीट कर लिया था। तो स्टूडेंट, आज हम लोग उसी सीरीज में लेक्चर नंबर 47 को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग आज अपने जैसे कुछ और रिमेन्स टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने पिछले टॉपिक में अपने कास्टिंग प्रोसेस से रिलेटेड मोल्ड कैविटी को बनाने के लिए जो भी सैंड का यूज करते थे उनके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। मीन्स टाइप्स ऑफ सैंड फॉर मोल्ड कास्टिंग, मोल्ड बनाने के लिए, और उसके साथ साथ उस मोल्ड को बनाने के लिए जो भी इक्विपमेंट हम लोग यूज करते थे उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अपने उस कास्टिंग प्रोसेस में कुछ क्वेश्चंस आपका आता है, गेटिंग सिस्टम से आता है, डिज़ाइन ऑफ राइजर से आता है, डिज़ाइन ऑफ रनर से आता है, और डिज़ाइन ऑफ स्प्रू से आता है, तथा पोर इन बेसिन से आता है। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अपना डिज़ाइन हम करेंगे स्प्रू के लिए, पोर इन बेसिन के लिए, रनर के लिए और गेट के लिए। तो सबसे पहले देखिए, एक सिंपल सा हम लोग बनाते हैं अपना, एक जैसे सिंपल सा कास्टिंग बनाते हैं। सपोज करिए कि हम लोग ऐसा एक डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए ऐसा एक डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से इसको हम लोग ऐसा बनाएं। देन इसे हम लोग कुछ ऐसा बना दें। उसके बाद ऐसा हम लोग बना दें। देन यहाँ पर एक राइजर लगा दें। ये हमारी होती सिंपल सी कास्टिंग के लिए एक डिज़ाइन होती है, कास्टिंग के लिए एक डिज़ाइन होती है। अब इसमें जो हम लोगों ने इस डिज़ाइन को बनाया है, यहाँ पे देखिए ये मोल्टेन मेटल यहाँ पे हमारा भरा होता है, मोल्टेन मेटल भरा होता है इस तरीके से, और इसे बोलते हैं पोर इन बेसिन। पोर इन बेसिन। अब यहाँ मैंने देखिए कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया है। तो यही डिज़ाइन हमारी बनाई जाती है जब हम लोग गेट की डिज़ाइन करते हैं, पोर इन बेसिन की डिज़ाइन करते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों की डिज़ाइन हम लोग करते हैं कि एक्चुअल इसका शेप ऐसा क्यों बनाया जाता है। और इसका ये जो देखिएगा ये हाइट होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये होता है हाइट ऑफ पोर इन बेसिन। इसे हम लोग सी बोल देते हैं, HC। HC का मतलब हाइट ऑफ कप, कप हम बोल देते हैं। देन ये हमारा होता है स्प्रू। स्प्रू होता है, और इस स्प्रू से ये मोल्टेन मेटल पूरा ऐसे भरा होता है इस तरीके से। यहाँ से ऐसा मोल्टेन मेटल इस तरीके से आएगा और ऐसे जाएगा, इसमें से ऐसे जाकर यहाँ मोल्ड कैविटी में इंटर करेगा। जब ये फिल हो जाएगा तो ये हमारा राइजर में भी राइज करने लगेगा। इस तरीके से हमारा भरेगा पूरा। अच्छा, यहाँ पे कुछ हमने डिज़ाइन लिया। देखिए ये जो डायमीटर हमारा होता है इसे हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ स्प्रू। स्प्रू का डायमीटर होता है जो वर्टिकल पैसेज हमारा होता है, जहाँ पोर इन बेसिन से मोल्टेन मेटल जाता है डाउनवर्ड में, उसे हम लोग स्प्रू बोलते हैं। देन उसके बाद अच्छा देखिए स्प्रू ऐसे जाएगा तो ऑब्वियसली है कि यहाँ से पोर इन बेसिन से जब मोल्टेन मेटल जाएगा तो उस मोल्टेन मेटल में कुछ ना कुछ कैविटी वगैरह होंगी, कुछ ना कुछ जो है इम्प्यूटीज होंगी। उन इम्प्यूटीज को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक सिरेमिक फ़िल्टर का उपयोग कर लेते हैं। स्प्रू के टॉप सेक्शन पर एक सिरेमिक फ़िल्टर का उपयोग हम लोग कर लेते हैं इस तरीके से। देखिए अब ये सिरेमिक फ़िल्टर लगा होगा, इसे बोलेंगे सिरेमिक फ़िल्टर। सिरेमिक फ़िल्टर। देन आफ्टर मोल्टेन मेटल यहाँ से जाएगा सिरेमिक से फ़िल्टर होकर, फिर यहाँ प्योर मोल्टेन मेटल आएगा। अच्छा आप देखिए वर्टिकली जब मोल्टेन मेटल जाएगा
तो उसका ग्रेविटी फोर्स के कारण वेलोसिटी बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हमारा ये बना हुआ है रनर, ये रनर हमारा मान लीजिए कि सैंड का बना हुआ है अगर, तो ये क्या करेगा, नीचे यहाँ पे ब्रेक करेगा, हैमरिंग फोर्स लगाकर इस सैंड को, इस रनर को तोड़ देगा। तो उसे एवॉइड करने के लिए यहाँ पर हम लोग एक स्प्लाश कोर का उपयोग करते हैं। इस तरीके से जो मैंने डिज़ाइन बनाई, यहाँ पे देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से स्प्लाश कोर होता है और इसे बोलेंगे स्प्लाश कोर। ये भी सिरेमिक का बना होता है, सिरेमिक स्प्लाश कोर ये हमारा होता है, ताकि मोल्टेन मेटल आए और इसे तोड़े ना। फिर यहाँ से मोल्टेन मेटल अब आगे बढ़ने लगेगा। अच्छा देखिएगा, दो कंडीशन होगी, या तो उस मोल्टेन मेटल की डेंसिटी कम होगी या तो उस मोल्टेन मेटल की डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, उसे प्रेशर से आगे भेजना पड़ेगा, मतलब उसकी वेलोसिटी कम होगी। और अगर डेंसिटी कम होगी तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ये तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं। अब उसके बाद देखिए होता क्या है कि जब यहाँ से मोल्टेन मेटल आता है तो इसमें केस क्या होता है, केस ये होता है कि अगर इसके अंदर, देखिए सपोज करिए कि इसके अंदर का जो प्रेशर है, मान लीजिए वो यदि P एटमॉस्फेयर के बराबर होगा, यहाँ पे देखिए सपोज करिए इसका प्रेशर P ATM है, इस मोल्टेन मेटल का प्रेशर P एटमॉस्फेरिक है। अगर इस ट्यूब के अंदर का भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बराबर हो या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो तो इसके अंदर कोई भी एयर यहाँ से सक नहीं करेगी, प्योर मोल्टेन मेटल ही जाएगा। दूसरा केस, अगर इसके अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेयर से बिलो हो जाए तो यहाँ क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट होने लगेगा और ये एयर को सक करने लगेगा। तो उसी डिफेक्ट को एयर एस्पायरेशन डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। जब एयर इसके अंदर सक करने लगे, किसके अंदर, ये हमारा जो स्प्रू है। और कब सक करेगी, जब स्प्रू में वैक्यूम क्रिएट होने लगेगा। और वैक्यूम कब क्रिएट होगा, जब इसके अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बिलो हो जाएगा। तो इस तरीके से अब अगर वो वैक्यूम क्रिएट होगा, मान लीजिए एयर अंदर जाएगी, वो एयर अगर एल्यूमिनियम, मान लीजिए हम एल्यूमिनियम की कास्टिंग कर रहे हों, एल्यूमिनियम की कास्टिंग कर रहे हों, तो एयर जाएगी, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगी, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड बनाएगी। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो डेंसिटी होती है वो लगभग, देखिए एल्यूमिनियम की डेंसिटी लगभग 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है ना, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की डेंसिटी लगभग 3.2, मतलब इससे ग्रेटर होगी। अब ये डेंसिटी बढ़ा देगा, इसकी हायर डेंस मटेरियल कर देगा। तो उस समय देखिए इसमें इम्प्योरिटीज़ मिल गई हैं, कौन से, ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज़ मिल गई हैं। तो अगर उस समय ये मेटल, मान लीजिए ये डायरेक्ट इस तरीके से बनाया जाए, इस तरीके से बनाया जाए, तो यहाँ मोल्टेन मेटल आएगा। अब इम्प्योरिटीज़ घुल गई हैं और घुली हुई इम्प्योरिटीज़ की डेंसिटी क्या हो गई है, इससे प्योर एल्यूमिनियम से ज़्यादा हो गई है। तो वो आएगा और इम्प्योरिटी कहाँ होगा, नीचे बैठ जाएगा इस तरीके से, और मोल्टेन मेटल एल्यूमिनियम यहाँ पूरा ऐसे बैठ जाएगा। जब सॉलिडिफाई होगा तो इसी मोल्टेन मेटल, देखिए ये पूरा मटेरियल था, इतना बड़ा साइज का हमें कास्टिंग चाहिए था, इसमें नीचे इम्प्योरिटीज़ मिली होंगी और ऊपर हमारा मेटल मिलेगा। तो जो पूरा ऑब्जेक्ट तैयार होगा वो डिफेक्टिव ऑब्जेक्ट तैयार होगा। हम चाहेंगे कि यहाँ पर हमारा कोई भी ऐसा मेटल ना जाए जिसमें इम्प्योरिटीज़ हो, प्योर मेटल जाए। तो अब इस इम्प्योरिटीज़ को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से स्किन बॉम्ब बना देते हैं। यहाँ पर ये जो हमने बनाया इसे बोलते हैं स्किन बॉम्ब। अब वो जो हायर डेंसिटी वाला मटेरियल एल्यूमिनियम के ऑक्साइड आएंगे तो हायर डेंसिटी का मटेरियल यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा नीचे, और प्योर एल्यूमिनियम आगे बढ़ेगा। देन इसके अंदर प्योर एल्यूमिनियम आकर ये क्या होगा, कास्ट होगा। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन ये पूरी तरीके से हमारा एक कंप्लीट और शुद्ध मटेरियल बन जाएगा। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि रनर में ये जो हमने डिज़ाइन दिया
ये क्यों दिया? इसलिए दिया ताकि जब हायर डेंसिटी का मटेरियल जाए तो उस मतलब इम्प्योरिटीज़ वाला, तो हायर इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे कलेक्ट हो जाए और प्योर मेटल यहाँ पे चला जाए। दूसरी बात, अगर मान लीजिए जैसे हमारा मान लीजिए कि हम फेरस मटेरियल की कास्टिंग करें, तो फेरस मटेरियल में अगर इम्प्योरिटीज़ घुल जाए तो वो आयरन के ऑक्साइड बनाएगा। अगर आयरन में इम्प्योरिटीज़ घुल जाए तो वो आयरन के ऑक्साइड बनाएगा। अब आयरन के ऑक्साइड की डेंसिटी क्या होगी? आयरन से लो होगी तो मतलब वो इम्प्योरिटीज़ आयरन के ऊपर तैरने लगेंगी। नीचे आयरन होगा, ऊपर इम्प्योरिटीज़ फ्लो करेंगी। तो हम क्या करेंगे, फिर ये स्किन बॉम्ब में यहाँ इम्प्योरिटीज़ नहीं रुकेगी, इम्प्योरिटीज़ आएगी, कुछ इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे फ्लोट करेगी। देखिए ऊपर वाले सेक्शन में इम्प्योरिटीज़ फ्लो करेगी और प्योर आयरन इस तरीके से आगे बढ़ेगा। हो सकता है आयरन के साथ कुछ इम्प्योरिटीज़, क्योंकि ऊपर तैर रही है तो हो सकता है कुछ इम्प्योरिटीज़ ड्यू टू टर्बुलेंस फ्लो या ड्यू टू हाई वेलोसिटी इसके साथ आगे जाए और यहाँ मोल्टेन मेटल में आ जाए। तो भी देखिए यहाँ प्योर मेटल कैसे प्राप्त होगा। अब आपको पता है कि उसकी डेंसिटी कम है, जब ये पूरा भर जाएगा और जब मोल्टेन मेटल इसमें आने लगेगा राइजर में, तो इम्प्योरिटीज़ यहाँ राइजर में सबसे अपर सेक्शन पे आके तैरने लगेंगी। इम्प्योरिटीज़ इस राइजर के अपर सेक्शन में तैरने लगेंगी और यहाँ पर प्योर मोल्टेन मेटल मिलेगा। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन अगर ये इम्प्योरिटीज़ नीचे भी आएंगी तो हो सकता है यहीं तक आएँ या यहाँ तक आएँ, तो हमारा ये प्योर मेटल तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हम क्या देते हैं, स्किन बॉम्ब देते हैं। और एग्जैक्ट जहाँ से मोल्टेन मेटल हमारा एंट्री करता है मोल्ड कैविटी में, यहाँ से आया डायरेक्ट मोल्ड कैविटी में एंट्री किया, इसे हम लोग बोलते हैं गेट। ये हमारा होता है गेट, ये हमारा होता है मोल्ड कैविटी और इसे हम लोग बोलते हैं राइजर। तो अब इसी पे हम लोगों को इन सिंपल सी कास्टिंग में हम लोगों को देखिए, ये जो आपको दिखाई दिया इसे हम लोग ऐसा भी तो बना सकते थे, इस तरीके से भी हम लोग बना सकते थे। ऐसी पूरी कास्टिंग हम लोग बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने इसको ऐसा क्यों बनाया? ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि जब इस तरीके का शेप हम लोग देंगे तो यहाँ मोल्टेन मेटल कलेक्ट नहीं हो पाएगा, जो भी डालेंगे वो सीधे इंटर कर जाएगा, यहाँ कांस्टेंट फीड मिलेगी ही नहीं। दूसरी बात, इसको हम लोग ऐसा भी बना सकते थे। मान लीजिए आप कहेंगे कि चलो इसको हम लोग ऐसा भी बना सकते थे, ऐसा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कॉर्नर दिए, यहाँ पे हम लोग क्या दिए हैं, इस तरीके से मतलब इसको हमने दिया है कुछ इस तरीके से, इसकी एज को ख़त्म कर दिया है। तो ये क्या होगा, यहाँ से मोल्टेन मेटल जब जाएगा वो डायरेक्ट ऐसे जाएगा तो इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, ये टर्बुलेंसी को क्रिएट करेगा। यहाँ पे इस तरीके का जब एज रहेगा तो टर्बुलेंसी को क्रिएट करेगा, तो वो टर्बुलेंस मटेरियल आएगा तो इनकी एजेस को इरोड करेगा, यहाँ पे इसकी एजेस को इरोड करेगा। तो हम टर्बुलेंसी को रोकने के लिए ये जो हमारा ये पोरिन बेसिन है, इस पोरिन बेसिन को ऐसा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिजाइन कर लेते हैं पोरिन बेसिन का। आइए सबसे पहले हम लोग डिजाइन करते हैं, डिजाइन ऑफ पोरिन बेसिन। डिजाइन ऑफ पोरिन बेसिन, इसे हटाते हैं। देखिए आज का टॉपिक इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है और बहुत आसान भी होता है, कठिन भी होता है। जब आपको समझ में आ जाएगा तो आसान होगा, नहीं समझ में आएगा तो कठिन लगेगा। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, डिजाइन ऑफ पोरिन बेसिन। पोरिन बेसिन। अब यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से जाएगा तो इसकी वेलोसिटी को रिड्यूस करके टर्बुलेंसी को घटाएगा। तो हम कह सकते हैं टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ मोल्टेन मेटल, टू रिड्यूस, जैसा कि अभी मैंने डायग्राम में आपको बताया, द वेलोसिटी ऑफ
molten metal, design the pouring basin, pouring basin। अब कैसे डिजाइन करेंगे, जो हाइट ऑफ कप, ये एच सी इज इक्वल टू, ये कप की हाइट जो हम लोग लेते हैं, हाइट ऑफ कप, यानी कि एच सी इज इक्वल टू, ये हम लोग ले लेते हैं 2.5 डी के, वेयर डी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्प्रू होता है। ये जो स्प्रू का डायमीटर होता है, इस डायमीटर के 2.5 गुना हाइट तक हम लोग इस कप को बनाते हैं। पोरिन बेसिन की हाइट हम लेते हैं। अब यहाँ से D इज इक्वल टू, वेयर D इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ क्या, स्प्रू, ये हमारा हो गया। अच्छा यहाँ पे देखें, ये हमने यहाँ से यहाँ तक इसको क्या दिया है, कर्वेचर दिया है इस तरीके से। अब ये जो हमने कर्वेचर दिया है, ये कर्वेचर कितना होता है, कर्वेचर ऑफ कप इज इक्वल टू, कर्वेचर ऑफ कप इज इक्वल टू, ये होता है 25 आर के होता है, 25 आर, वेयर आर इज इक्वल टू डी बाई टू। कप इज इक्वल टू 25 आर के होता है, वेयर आर इज इक्वल टू डी बाई टू। डी बाई टू का मतलब ये क्या होता है, इस स्प्रू के डायमीटर के आधा होता है। तो ये भी याद रखिएगा कि जब कप को हम ऐसा कर्वेचर देंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो कर्वेचर मिलेगा, ये लगभग 25 रेडियस के बराबर होगा। तो इस तरीके से इसको हम लोग बोलेंगे डिजाइन ऑफ पोरिन बेसिन। चलिए इसे राइट डाउन करिए, फिर हम लोग करते हैं डिजाइन ऑफ स्प्रू। इस स्प्रू की डिजाइन हम लोग करते हैं। चलिए इसे राइट डाउन करिए, फिर हम लोग अपने स्प्रू की डिजाइन करते हैं। स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, फिर आगे हम लोग डिजाइन करते हैं स्प्रू की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डालते हैं, डिजाइन ऑफ स्प्रू। एक्चुअल का देखिए, ये जो स्क्रू आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, ये आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। अब इसका शेप देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो क्या ये इस तरीके से आपका इसका शेप होगा, इसमें कोई टेपर होगा? टेपर अगर होगा तो पॉजिटिव टेपर होगा या नेगेटिव टेपर होगा या फिर स्ट्रेट होगा। तो पहले देखिए कि टाइप्स ऑफ स्क्रू कितने टाइप के यूज किए जाते हैं, फिर हम लोग उसके डिजाइन करते हैं। टाइप्स ऑफ स्क्रू, स्क्रू के जो प्रकार होते हैं वो बेसिकली देखिएगा, जब हम केवल इसमें देखेंगे तो मान लीजिए पहला ऐसे देखिए, सपोज करिए ये हमारा पोरिन बेसिन हो गया। अब यहाँ से जो मोल्टेन मेटल जा रहा है इस तरीके से हमारा हो गया, ये हमारा स्क्रू हो गया, यहाँ इस प्लास कोर हो जाएगी। हम इस प्लास कोर को अभी नहीं बना रहे हैं। और इसके चारों तरफ हम लोग क्या करते हैं, सैंड की रैमरिंग कर देते हैं, सैंड की रैमरिंग कर देते हैं। तो ये जो स्क्रू हमारा कहलाता है, ये कहलाता है स्ट्रेट स्क्रू, इसमें कोई टेपर नहीं दिया जाता है, इसे बोलेंगे स्ट्रेट स्क्रू। इट मीन्स नो टेपर, कोई टेपर नहीं देंगे। अब इसमें क्या होगा, एयर एस्पायरेशन होना स्वाभाविक है। अभी हम लोग डेरिवेशन से भी प्रूफ करेंगे कि अगर स्ट्रेट स्क्रू होगा तो उस समय
अंदर एयर आना शुरू कर जाएगी। रीज़न ये होगा कि इसके अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिलो हो जाएगा बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो इस तरीके से ये हमारा ऐसा होगा। दूसरा हम लोग जो स्प्रू बनाते हैं वो हम लोग ऐसा बनाते हैं, देखिए ये हो जाएगा पोरिन बेसिन। अब ये जो स्प्रू हम लोग बनाएंगे ये ऐसा टेपर स्प्रू हम लोग बनाते हैं। अब ये ऐसा इसलिए बनाते हैं क्योंकि एयर एस्पायरेशन इफेक्ट को कम करना है। तो इस तरीके से ये हमारा होता है स्प्रू। दूसरा स्प्रू हमारा इस तरीके से होता है। इस पे हम लोग चारों तरफ सैंड की रैमरिंग कर देते हैं। चलिए, अब इस तरीके का स्क्रू जो हमारा दिखाई दे रहा है, ऊपर इसका डायमीटर ज़्यादा होता है और D2 इसका डायमीटर कम होता है। जब D1 ग्रेटर दैन D2 होता है तो ऐसे स्क्रू को हम लोग पॉजिटिव टेपर स्क्रू के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव टेपर स्क्रू। पॉजिटिव टेपर स्क्रू। उसके बाद थर्ड हमारा जो होता है वो कुछ ऐसा स्क्रू हम लोग बनाते हैं। ये हो गया पोरिन बेसिन और इस तरीके का स्क्रू हम लोग बनाते हैं। ऐसा हम लोग बनाते हैं। इस पे एयर एस्पायरेशन इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरीके का जब हम लोग स्क्रू बनाते हैं तो इस पे एयर एस्पायरेशन इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके का स्क्रू हमारा हो गया। इस पे हम सैंड की रैमरिंग कर देंगे। तो बेसिकली जो हम लोग स्क्रू की डिज़ाइन करते हैं इन्हीं तरीक़ों से करते हैं, इतने टाइप की करते हैं, ऐसा करते हैं। चलिए, अब ये तो हमारा हो गया सिंपल सा जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं उस स्क्रू का। अब इस स्क्रू में एयर एस्पायरेशन इफेक्ट क्या होता है वो जानते हैं, और उस एयर एस्पायरेशन इफेक्ट को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि एयर एस्पायरेशन क्या होता है। एयर एस्पायरेशन इफेक्ट इन स्क्रू। स्क्रू में एयर एस्पायरेशन इफेक्ट क्या होता है, तो ऐसा समझिए कि जब स्क्रू के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो हो जाए तो स्क्रू में ही या तो क्या होगा, कैविटी क्रिएट होगी, तो ऊपर की एयर अंदर आना शुरू हो जाएगी और वो एयर मोल्टेन मेटल के साथ मिक्स होकर आएगी और यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो एयर गैप बनाएगी, मतलब क्या बनाएगी, पोरोसिटी बनाएगी। तो उस कमी को हम लोग एयर एस्पायरेशन इफेक्ट बोलते हैं। व्हेन, ऐसे देखिए, व्हेन द प्रेशर इन द स्क्रू, व्हेन प्रेशर इन द स्क्रू is lower than the pressure of atmosphere, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से स्क्रू के अंदर का प्रेशर लो हो जाए, देन the cavity will be formed, then the cavity will be formed in the screw, in the screw. It means air will come, बाहर की जो एयर होगी, एयर विल कम इन द स्क्रू विथ मोल्टेन मेटल, मोल्टेन मेटल के साथ एयर अंदर जाने शुरू हो जाएगी। इट मीन्स एयर विल कम्स इनटू द मोल्टेन
into the sprue with molten metal. This defect is called air aspiration. This effect is called air aspiration effect. एयर एस्पायरेशन इफेक्ट। अच्छा, इस एयर एस्पायरेशन इफेक्ट से हमारी क्या होगी, डिफेक्टिव कास्टिंग बनेगी। तो उस एस्पायरेशन इफेक्ट को रोकने के लिए हमें स्प्रू के अंदर के प्रेशर को या तो एटमॉस्फेयर के बराबर करना होगा या एटमॉस्फेयर से ग्रेटर करना होगा। तो हमारा अगर बराबर भी हो जाए तो भी काम चल जाएगा। तो इसीलिए हम डिजाइन करेंगे कि ऐसा कौन सा डिजाइन रखें जिससे स्प्रू के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो यहाँ नोट पॉइंट देखिए, नोट पॉइंट देखिए, देखिए ड्यू टू एयर एस्पायरेशन इफेक्ट, ऐसे देखिए, ड्यू टू एयर एस्पायरेशन इफेक्ट defective casting will produce so avoid the air aspiration design the sprue, it means the pressure of sprue is equal to atmosphere or greater than atmosphere. It means the pressure of sprue is equal to or greater than PATM। तो इत नोट करिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इससे क्वेश्चन बनता है और बन भी सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अपने इस स्प्रू की डिजाइन करेंगे। अब इसे नोट करिए। तो हम लोग अपने स्प्रू की डिजाइन करना शुरू करते हैं कि अगर हम स्ट्रेट स्प्रू लें तो क्या इंटरनल प्रेशर कम होगा और उसे अवॉइड करने के लिए किस शेप का स्प्रू हम लोग बनाएं। चलिए नोट करिए, फिर हम लोग डिजाइन करते हैं। चलिए नोट करिए, फिर हम लोग अपने स्प्रू की डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। कैसे हम लोग अपने स्प्रू को डिज़ाइन करके रखेंगे जिससे हमारा एयर एस्पायरेशन इफेक्ट क्या हो, लगभग नेग्लिजिबल हो जाए। चलिए अब इसे रिमूव करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं डिजाइन ऑफ स्क्रू।
चलिए देखिए डिजाइन ऑफ स्प्रू में देखिएगा, सपोज करिए कि हम एक सिंपल सी डिजाइन लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारी मोल्ड कैविटी हो जाए और यहाँ पर ये हम स्क्रू लगा दें और ये स्क्रू हमारा इस तरीके से डायरेक्ट इधर आ जाए, तो इसका हमसे कोई मतलब नहीं है। ये स्क्रू हमारा क्या होगा, स्टार्ट होगा यहाँ से और यहाँ पर स्क्रू हमारा एंड होगा। जहाँ पर एंड होगा यहीं से हम लोग इसे मानेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट को अगर हम मान लें HS मतलब हाइट ऑफ स्क्रू, और यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए ये हमारा कप है, तो हम इसको मान लेते हैं हाइट ऑफ कप, मतलब हम मान लें इसे HC। और इस टोटल हाइट को हम लोग देखें कहाँ से, जहाँ से स्क्रू हमारा ये है और ऊपर तक, इसे हम मान लें HT टोटल हाइट। तो इस तरीके से आप देखें, सपोज करिए इस पॉइंट को हम लोग 1 मान लें, इस पॉइंट को हम लोग 2 मान लें और इस पॉइंट को हम लोग 3 मान लें। यहाँ पर देखें, अच्छा वॉल्यूम V बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ V2 हो जाएगा वॉल्यूम और यहाँ पर V3 हो जाएगा। यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो P1 बराबर P एटमॉस्फेयर के होगा और यहाँ पर प्रेशर P2 होगा और यहाँ पर प्रेशर P3 होगा। सिंपल सा हमने ये डिजाइन मान लिया। अब इसमें देखिए हम ऐसा करते हैं, सपोज करिए कि पहले इसका नेम लिख दें, HT इज इक्वल टू टोटल हाइट, और HS इज इक्वल टू हाइट ऑफ स्क्रू, और HC इज इक्वल टू हाइट ऑफ कप। HC इज इक्वल टू हाइट ऑफ कप। चलिए अब यहाँ से हमने ये मान लिया। अच्छा सपोज करिए कि ये स्क्रू हमारा ऐसा है, तो हम ये मान लें जब इस तरीके का रेक्टेंगल शेप होगा तो यहाँ से हम मान लें कि जो इसका वॉल्यूम होगा, देखिए जब इसका ये आपका डायमीटर अगर यहाँ D1 बराबर D2 के हो जाए या D2 बराबर D3 के हो जाए, तो हम ये मान सकते हैं कि जितना वॉल्यूम यहाँ से इंटर करेगा इस क्रॉस सेक्शन से, उतना ही वॉल्यूम हमारा यहाँ पे एग्जिट करेगा। तो उस समय हम मान लेते हैं देखिए मानना ही पड़ेगा, इफ V2 इज इक्वल टू V3, इफ V2 इज इक्वल टू V3 मान लें, तो इसका मतलब ये हमें कैसा स्क्रू दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल स्क्रू दिखाई दे रहा है। रेक्टेंगल का मतलब यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू होगा यहाँ के क्रॉस सेक्शनल एरिया के। तो इस तरीके से ये हमारा एक सिंपल सा रेक्टेंगल स्क्रू तैयार होगा। अब इसमें देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, कुछ बर्नौली इक्वेशन और कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हमारी क्या होती है। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का मतलब फ्लो रेट हर जगह पे, मास फ्लो रेट इज कांस्टेंट, मतलब एवरी पॉइंट हर जगह पे हमारा कांस्टेंट होता है। लेकिन उसके भी कुछ कंडीशंस होते हैं जो हम सेटिस्फाइड करवाते हैं कि फ्लो हमारा लैमिनार होना चाहिए, वो फ्लूइड मैकेनिक्स की बात हो जाएगी। और फ्लो लैमिनार के साथ साथ हमारा जो लिक्विड होगा वो क्या होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए। तो ये हमारे हर जगह मतलब कुछ इसके क्या होते हैं, एजम्पशंस होते हैं। तो उन एजम्पशंस के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग केवल ये पढ़ेंगे बर्नौली इक्वेशन और कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन हमारा क्या होता है कि एवरी पॉइंट पर, जहाँ पर किसी भी क्रॉस सेक्शन पर द समेशन ऑफ टोटल एनर्जी, कौन कौन सी एनर्जी, डेटम हेड एनर्जी, प्रेशर हेड एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इन तीनों का समेशन हमारा क्या होता है, सेम होता है। एवरी पॉइंट पर समेशन ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सेम। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, बर्नौली इक्वेशन होता है। तो हम लोग बर्नौली इक्वेशन और कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने वैल्यू को रखेंगे। चलिए अपने इक्वेशन को हम लोग सेटिस्फाई करा लेते हैं।
देखिए बाय कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, बाय कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, अगर हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की बात करें तो क्रॉस सेक्शन 2 पर और क्रॉस सेक्शन 3 पर मान लेते हैं, हम ऐसे मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन 2 पर डिस्चार्ज हमारा Q2 हो और क्रॉस सेक्शन 3 पे Q3 हो, तो डिस्चार्ज विल बी सेम एट एवरी क्रॉस सेक्शन, Q2 इज इक्वल टू Q3। अब यहाँ से Q बराबर क्या होता है, देखिए डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, Q बराबर A इंटू V के होता है, तो ये हो जाएगा A2 इंटू V2 इज इक्वल टू A3 इंटू V3। अब यहाँ से हम लोग क्या मान लें, इफ़ हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 मान लें, तो उस समय हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे देखिएगा A2 बराबर A3 के मान लें, तो यहाँ से B2 इज इक्वल टू V3 आ जाएगा। तो ये हमारा एक रेक्टेंगल शेप हम लोग डिजाइन कर रहे थे। अब इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए इस V3 पर वेलोसिटी निकालनी हो, वेलोसिटी ऑफ V3 वेलोसिटी एट पॉइंट 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा V3 इज इक्वल टू, देखिए V बराबर √2GH, ये आपको पता होगा सिंपल सा, V बराबर √2GH हाइट ऑफ हेड, ग्रेविटी फोर्स ये होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा V3 इज इक्वल टू √, यहाँ पे देखिए इसकी हाइट हमारी कितनी है, HS के है, ये स्प्रू की हम लोग डिजाइन कर रहे हैं ना, तो हाइट ऑफ स्प्रू हमारी क्या हो जाएगी √2GHS, इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा, इज इक्वल टू V2 के भी हम माने हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग अप्लाई कर दें बर्नौली इक्वेशन, बाय अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन हम लोग अप्लाई करेंगे, तो देन बर्नौली इक्वेशन हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा टोटल एनर्जी ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा P1 अपॉन रो जी प्लस P2, यहाँ प्रेशर P2 है, P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस हाइट यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, अच्छा यहाँ से देखिए हाइट हमारी क्या हो जाएगी, मान लीजिए ये डेटम हेड हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक डेटम हेड हमारा क्या है HS है, इज इक्वल टू इस पॉइंट पे P3 अपॉन रो जी प्लस V3 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस इस पॉइंट पे डेटम हेड हमारा क्या है 0 है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम यहाँ से एक इक्वेशन यहाँ से हमने निकाला है, इफ़ A2 बराबर A3 था तो V2 बराबर V3 के था, तो बराबर हम B लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए P2 अपॉन रो जी प्लस V स्क्वायर अपॉन V2 बराबर V3 लिख दीजिए या B लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, या V3 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस HS इज इक्वल टू P3 अपॉन रो जी प्लस V3 स्क्वायर अपॉन 2G। तो ये हमारा देखिए V3 स्क्वायर अपॉन 2G से V3 स्क्वायर अपॉन 2G कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से एक इक्वेशन हमें मिल गई, इक्वेशन देखिए क्या मिली, ये ऐसी मिली है P2 अपॉन रो जी प्लस HS इज इक्वल टू P3 अपॉन रो जी। ये इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गई जब हमने यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ के क्रॉस सेक्शन एरिया के बराबर रखा था, मतलब A2 बराबर A3 हमने रख दिया, तो उस समय क्या हुआ, मतलब हमने ये मान लिया कि इस स्क्रू में कोई भी टेपर नहीं है।
अगर ऐसा टेपर देंगे तो यहाँ का एरिया कम, यहाँ का एरिया ज़्यादा होगा। अगर ऐसा टेपर देंगे तो यहाँ का कम, यहाँ का ज़्यादा होगा। और अगर ऐसा देंगे तो मतलब ना यहाँ पे टेपर है ना यहाँ पे टेपर है, यहाँ और यहाँ का एरिया हमारा इक्वल है। तो यही चीज़ कंडीशन हमने अभी मानी है। तो इस समय हमारा क्या हो गया, अच्छा देखिए, P2 अपान रो जी प्लस HS बराबर P3 अपान रो जी के हैं। तो क्या यहाँ से दिखाई दे रहा है, देखिए P3 बराबर P2 प्लस HS के दिखाई दे रहा है, मतलब P3 इज ग्रेटर देन P2 के दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखिए आपको P3 इज ग्रेटर देन P2 के दिखाई दे रहा है। अब इससे क्या होगा, देखिए जब यहाँ का प्रेशर ग्रेटर होगा और यहाँ का प्रेशर कम होगा, तो अब क्या होगा, जब यहाँ का प्रेशर कम होगा तो ये प्रेशर मेंटेन करने के लिए मतलब वहाँ वैक्यूम क्रिएट होने लगेगा। तो वैक्यूम क्रिएट होगा तो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए एयर विल बी कम्स इन स्प्रू। जब P2 का प्रेशर कम हो जाए, P3 का ज़्यादा हो जाए, तो उस समय एयर हमारे अंदर इंटर करने लगेगी। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एयर एस्पायरेशन इफेक्ट। तो आपने यहाँ पे देखा, जब हम रेक्टेंगुलर या फिर सिमिलर क्रॉस सेक्शन एरिया का स्प्रू डिजाइन करें, मतलब स्प्रू में हम कोई भी टेपर ना दें, तो उस समय हमारा एयर एस्पायरेशन इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं देन एयर एस्पायरेशन विल स्टार्ट जब P3 ज़्यादा हो जाए, P2 अगर P3 बराबर P2 के हो जाए तो उस समय एयर एस्पायरेशन इफेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो पहली डिज़ाइन हम लोगों ने ये किया स्प्रू की। अब इसे नोट करिए, फिर हम लोग दूसरी डिज़ाइन करते हैं। दूसरी डिज़ाइन हम क्या करेंगे कि यहाँ का प्रेशर P2 बराबर P3 के हम लोग मानेंगे, तो उस समय हम लोग इसे डिज़ाइन करेंगे। चलिए इसे राइट डाउन करिए, फिर सेकेंड पॉइंट हम लोग इसे ड्राइव करते हैं। चलिए राइट डाउन कर लिए हूँ, तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट ड्राइव करते हैं अपने स्प्रू के लिए। देखिए अब हम लोग डिराइव करेंगे कि P3 और P2 को सेम मान लेंगे, तभी तो हमारी एयर क्या होगी, अंदर आनी रुक जाएगी। जब इसका प्रेशर सेम हो जाए और दोनों का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उसको हम लोग डिजाइन करते हैं। चलिए इसे हम लोग यहाँ से रिमूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग करेंगे टू एवॉइड एयर एस्पायरेशन। अब एयर अंदर आने लगी है तो उसे हम लोग एवॉइड करने के लिए डिजाइन करेंगे टू एवॉइड एयर एस्पायरेशन इफेक्ट। जब एयर एस्पायरेशन इफेक्ट को हम एवॉइड करेंगे तो हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, देन P2 बराबर P3 के होना चाहिए। देखिए P2 का प्रेशर P3 के बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, और इसका प्रेशर इक्वल टू और ग्रेटर देन P एटमॉस्फेयर हो जाए। मतलब P2 और P3 का प्रेशर
या तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए या इससे ज़्यादा हो जाए। ज़्यादा हो जाएगा तो भी एयर अंदर नहीं आएगी और बराबर हो जाएगा तो भी। तो चलिए अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे डिज़ाइन करते हैं कि जब P2 और P3 का प्रेशर इक्वल हो जाए तो उस समय हम लोग क्या करेंगे। फिर यहाँ से देखिए, बाय अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन तो बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए P2 अपान रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपान 2G प्लस यहाँ से देखें 2 पे है तो डेटम हेड, स्प्रू से डेटम हेड हमारा ये हो जाएगा, इसे बोलेंगे डेटम हेड, प्लस डेटम हेड हमारा कितना हो जाएगा HS इज इक्वल टू 3 पॉइंट पे लेंगे तो प्रेशर P3 अपान रो जी प्लस V3 स्क्वायर अपान 2G प्लस 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अच्छा यहाँ से हमने देखें P2 बराबर P3 के माना है, तो जब P2 बराबर P3 हो जाएगा तो ये चाहे ऐसा कर दें P3 अपान रो जी, P2 इज इक्वल टू P3 रख दें या P3 इज इक्वल टू P2 रख दें, प्लस V2 स्क्वायर अपान 2G प्लस HS इज इक्वल टू P3 अपान रो जी प्लस V3 स्क्वायर अपॉन 2G, ये 0 तो है ही, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस तरीके से यहाँ से देखिए हमारा क्या निकल के आया, V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस HS बराबर V3 स्क्वायर अपॉन 2G। एक इक्वेशन यहाँ से हमें ये बन के आ गई। अब यहाँ से हम लोग क्या करें, पहले कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, बाय अप्लाइंग कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंट पर डिस्चार्ज विल बी इज इक्वल टू 3 पॉइंट पर डिस्चार्ज होगा, तो ये हमारा हो जाएगा Q2 इज इक्वल टू Q3। तो Q2 पे हमारा एरिया A2 इंटू वेलोसिटी V2 इज इक्वल टू एरिया A3 इंटू वेलोसिटी V3। तो इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग V2 की वैल्यू निकाल लें तो A3 अपॉन A2 इंटू V3 हो जाएगा। किसी भी तरीके से हम निकाल लें, अगर यहाँ से हम लोग V2 की वैल्यू निकाल के मान लीजिए यहाँ पे रख देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा A3 अपॉन A2 इंटू V3, ये इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम लोग इसमें रख देते हैं, किस में रख देंगे, इक्वेशन मान लीजिए इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको हम 2 मान लेते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ V2 इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ V2 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो इस तरीके से देखिए ये हो जाएगा V2 की वैल्यू रखेंगे तो A3 अपान A2 का स्क्वायर, ऐसे देखिए A3 अपान A2 का स्क्वायर, क्योंकि V2 स्क्वायर है, इंटू V3 का स्क्वायर अपॉन 2G प्लस HS इज इक्वल टू V3 अपॉन V3 का स्क्वायर, V3 का स्क्वायर अपॉन 2G। तो इस तरीके से ये हमारा एक इक्वेशन बन के आएगा। अच्छा यहाँ से V3 की वैल्यू अगर हम रखना चाहें और HS की वैल्यू रखना चाहें, देखिए V3 की वैल्यू हम लोग रखना चाहें तो V3 इज इक्वल टू अंडर रूट 2G टोटल हाइट। यहाँ पे अगर वेलोसिटी लेंगे तो वो यहाँ से वेलोसिटी आएगी। थोड़ी देर पहले हमने अंडर रूट 2G HS लिख दिया था, HS नहीं होगा, वो HT होगा।
क्योंकि v3 यहाँ पर वेलोसिटी होगी इस पूरे हाइट की वजह से हो रही है ना, इस हाइट की वजह से, और टोटल हाइट हमारी क्या है, ht है। तो इस तरीके से यहाँ पे v3 की वैल्यू रख देंगे तो √2g ht का स्क्वायर अपॉन, और ये hs बराबर, देखिए इस हाइट को रखना होगा तो टोटल हाइट में से इस हाइट को नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा a3 अपॉन a2 का स्क्वायर इंटू, चाहे तो v3 की वैल्यू हम लोग रख लें, चाहे अभी थोड़ी देर बाद रखते हैं, v3 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस hs इज इक्वल टू ht माइनस hc कर दें, इज इक्वल टू v3 स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहाँ तक राइट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे नोट करते हैं। चलिए इसे राइट डाउन करिए, फिर हम लोग थोड़ा सा और इसके आगे इसको थोड़ा सा डिराइव भी करते हैं। चाहे तो इसको आप इधर भी भेज सकते हैं, ऐसा v3 स्क्वायर अपॉन 2g, v3 स्क्वायर अपॉन 2g कॉमन हो जाएगा, तो इस तरीके से आप इसको इधर भी भेज सकते हैं। तो ये हो जाएगा ht माइनस hc इज इक्वल टू, इतना ही तो बचेगा जब ये इधर जाएगा, और ये v3 स्क्वायर अपॉन 2g, v3 स्क्वायर अपॉन 2g कॉमन हो जाएगा, v3 स्क्वायर अपॉन 2g ये कॉमन हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारा कितना, ये यहाँ 1 बचेगा, 1 माइनस ये इधर जाएगा तो a3 अपॉन a2 का स्क्वायर बचेगा, a3 अपॉन a2 का स्क्वायर बचेगा, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग चाहें तो v3 की वैल्यू रख दें, v3 बराबर √2g ht का रख दें, तो ये हो जाएगा v3 की वैल्यू रखेंगे तो √2g ht का स्क्वायर अपॉन, रुकिए जगह कम पड़ रही है, ये हो जाएगा ht माइनस hc इज इक्वल टू v3 की जगह √2g ht अपॉन ht का स्क्वायर अपॉन 2g, 1 माइनस a3 अपॉन a2 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो उस समय क्या होगा, देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर पहले कर लेते हैं, ht माइनस hc इज इक्वल टू √2g ht का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2g ht अपॉन 2g, और ये बचेगा 1 माइनस a3 अपॉन a2 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए 2g से 2g कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, इसमें अगर हम ht कॉमन ले लें, यहाँ से हम लोग ht कॉमन ले लें तो ये बचेगा 1 माइनस hc अपॉन ht इज इक्वल टू ये देखिए 2g कैंसिल हो गया था तो यहाँ ht अपॉन ht बचा, और ये बचा 1 माइनस a3 अपॉन a2 का स्क्वायर। ht से ht कैंसिल आउट हो जाएगा। देन यहाँ से एक फाइनल इक्वेशन हमारी बन के आ गई, 1 माइनस hc अपॉन ht इज इक्वल टू 1 माइनस a3 का अपॉन a2 का स्क्वायर। अच्छा देखिए 1 माइनस hc अपॉन ht इज इक्वल टू 1 माइनस a3 अपॉन a2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं hc अपॉन ht इज इक्वल टू a3 अपॉन a2 का स्क्वायर कह सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए
हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ऐसे एच सी अपॉन एच टी इज इक्वल टू A3 अपॉन A2 का स्क्वायर। देखिए एच सी अपॉन एच टी इज इक्वल टू A3 अपॉन A2 का स्क्वायर। ये आपको एक कैसी इक्वेशन दिखाई दे रही है? एक पैराबोलिक दिखाई दे रही है। दिस इज ए पैराबोला इक्वेशन, दिस इज ए पैराबोला इक्वेशन। इसका मतलब अब जो हमारा ये राइजर एच सी अपॉन एच टी डिजाइन होगा वो कैसा डिजाइन होगा? वो ऐसा डिजाइन होगा। एक्चुअल में पैराबोला डिजाइन होना चाहिए, ऐसा डिजाइन होना चाहिए, ऐसा डिजाइन होना चाहिए। ये हमारा हो जाएगा पैराबोला। लेकिन अब यहाँ पे देखिए हमें ये सैंड का बनाना होता है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हमें सैंड का बनाना होता है। इसके चारों तरफ हम सैंड की फिलिंग करते हैं। ऐसा देखिए यहाँ पे चारों तरफ सैंड की फिलिंग करते हैं। तो अब सैंड से पैराबोला बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पैराबोला ना बनाकर इस तरीके से ऐसा हम टेपर प्रोवाइड करा देते हैं। तो एक्चुअल में देखिए वैसे आइडियल में इसे कैसा होना चाहिए था? पैराबोला होना चाहिए। एक्चुअल में हम लोग इसे कैसा प्रोवाइड करा देते हैं? टेपर प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये हमारा होता है स्प्रू का डिज़ाइन। अगर आपसे पूछा जाए कि आइडियल स्प्रू हमारा कैसा होना चाहिए फॉर एयर एस्पायरेशन इफेक्ट को निगलेक्ट करने के लिए, निगलेक्ट हमने कैसे किया? यहाँ का प्रेशर यहाँ के प्रेशर के बराबर मान लिया। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये जब दोनों प्रेशर बराबर हो गया और दोनों प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल टू या ग्रेटर देन हो जाएंगे, तो क्वेश्चन ये बनेगा एयर एस्पायरेशन इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए या निगलेक्ट करने के लिए स्प्रू का एक्चुअल डिज़ाइन कैसा होगा? तो एक्चुअल डिज़ाइन ये हमारा कैसा होगा? टेपर होगा। और अगर आइडियल डिज़ाइन पूछेगा तो आइडियल डिज़ाइन हमारा कैसा आएगा? पैराबोला आएगा। तो इस तरीके से ये हमारा होता है। तो यहाँ नोट पॉइंट देखिए, नोट एक्चुअल में कैसा होगा हमारा? इन एक्चुअल ये हमारा हो जाएगा टेपर स्प्रू। और अगर हम इन आइडियल की बात करें तो आइडियल हमारा कैसा होगा? पैराबोला, पैराबोलिक स्प्रू। तो इस तरीके से हम अपने स्प्रू को डिजाइन करते हैं। और ये डिजाइन तब करेंगे जिससे हमारा एयर एस्पायरेशन इफेक्ट खत्म हो जाए। दिस डिजाइन इज यूज फॉर बेस्ट सुटेबल ऑफ, दिस इज यूज फॉर बेस्ट सुटेबल टू अवॉइड एयर एस्पायरेशन इफेक्ट, एयर एस्पायरेशन इफेक्ट। ये हमारा होता है डिजाइन ऑफ स्प्रू। तो इसे राइट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब इस देखिए गेट की डिजाइन करेंगे और इस राइजर की डिजाइन करेंगे। ये गेट हमारा एंट्री के अकॉर्डिंग कितने टाइप का होगा, शेप के अकॉर्डिंग कितने टाइप का होगा। उसके बाद इस राइजर के बारे में पढ़ेंगे। राइजर अभी देखिए वर्टिकल लगा है, हॉरिजेंटल या साइड में भी लगता है। तो इस तरीके से इसकी भी डिजाइन हम लोग करते हैं। तो पहले इसे आप नोट डाउन करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसे ज़रूर बना लीजिएगा कि एक्चुअल में ये होगा। देखिए ये वाला हमारा ब्लू वाला जो है वो आइडियल है और ये वाला डॉटेड वाला हमारा क्या है? रियल है। तो इस तरीके से ऐसा हमारा डिजाइन ऑफ स्प्रू होगा।
चलिए अब नोट कर लिए हों तो हम लोग अपना शुरू करते हैं डिजाइन ऑफ गेटिंग सिस्टम। हम लोग स्टार्ट करते हैं अब डिजाइन ऑफ गेटिंग सिस्टम। चलिए इसे पूरा मिटा देते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं डिजाइन ऑफ गेटिंग सिस्टम। देखिए एक्चुअल में जो मोल्ड कैविटी में रनर से मोल्ड कैविटी में मोल्टेन मेटल जाता है तो जहाँ से उसका एक्चुअल एंट्री पॉइंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं गेट। गेट इज द एक्चुअल एंट्री पॉइंट ऑफ गेट इज एक्चुअल एंट्री पॉइंट in which molten metal enter into mold cavity, enter into mold cavity। मोल्ड कैविटी में हमारा मोल्टेन मेटल डायरेक्ट एंट्री करता है तो उसे हम बोलते हैं गेट। अब ये जो गेट हमारा होता है अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी दो तरीके का यूज किया जाता है, प्रेशराइज्ड गेट सिस्टम और नॉन प्रेशराइज्ड गेट सिस्टम, उसको भी हम लोग डिजाइन करेंगे। और अकॉर्डिंग टू यूज तो दो तरीके का, देखिए पहले टाइप ऑफ गेट समझ लीजिए। टाइप ऑफ गेट फर्स्ट देखिए अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी, अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी। वेलोसिटी के आधार पर जो हम गेट को डिवाइड करते हैं वो दो तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला हमारा होता है, देखिए फर्स्ट हमारा होता है प्रेशराइज्ड गेट सिस्टम और नॉन प्रेशराइज्ड। तो फर्स्ट नॉन प्रेशराइज्ड गेट और सेकंड हमारा होता है प्रेशराइज्ड गेट। प्रेशराइज्ड का मतलब गेट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रखेंगे और वेलोसिटी ज़्यादा तब रखेंगे जब मोल्टेन मेटल की डेंसिटी ज़्यादा हो। डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उससे वेलोसिटी कम मिलेगी, तो हम वेलोसिटी को ज़्यादा बढ़ा देंगे जिससे मोल्टेन मेटल अंदर तक चला जाए। नहीं तो मोल्टेन मेटल यहीं पे आके सॉलिडिफाई हो जाएगा या यहाँ तक आके सॉलिडिफाई हो जाएगा क्योंकि हैवी डेंस है। तो इसीलिए हम प्रेशराइज्ड गेट का यूज करेंगे, है ना। और नॉन प्रेशराइज्ड के लिए जब उसकी डेंसिटी कम हो तो वहाँ पर हम नॉन प्रेशराइज्ड यूज करेंगे, मतलब वेलोसिटी ऑफ गेट हमारी क्या होगी, कम होगा। तो ये हमारा होता है नॉन प्रेशराइज्ड और प्रेशराइज्ड। अभी इसके अंदर और हम लोग डिस्कस करेंगे जब पूरा गेट का डिजाइन करेंगे। तो सेकंड जो हमारा होता है गेट अकॉर्डिंग टू यूज।
अकॉर्डिंग टू यूज, यूज के आधार पर जो हम लोग गेट को डिवाइड करते हैं, वो कितने तरीके से हम लोग गेट को डिवाइड करते हैं, तो वो देखिएगा अकॉर्डिंग टू यूज। तो हमारा कैसा होता है, टॉप गेट सिस्टम, बॉटम गेट सिस्टम, पार्टिंग गेट सिस्टम और मल्टीपल गेट सिस्टम। तो जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारा कैसा गेट हमारा यूज हो रहा है, ये हमारा साइड गेट सिस्टम यूज हो रहा है, या इसी को हम कह सकते हैं बॉटम गेट सिस्टम हम कह सकते हैं। एक डायरेक्ट अगर हमारा मोल्टेन मेटल ऐसे एंट्री करे तो उसे हम बोलेंगे टॉप गेट सिस्टम। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे गेट होगा तो टॉप गेट सिस्टम, यहाँ पे गेट होगा तो बॉटम गेट सिस्टम। तो इस तरीके से देखिए हम लोग डिजाइन करते हैं। तो कौन कौन सा तरीका होगा, तो टॉप गेट सिस्टम, और सेकंड हम लोग डिजाइन करेंगे तो बॉटम गेट सिस्टम, और थर्ड हम लोग डिजाइन करेंगे। तो अब देखिए एक होता है पार्टिंग लाइन गेट सिस्टम, आइए वो भी देख लेते हैं। पार्टिंग लाइन गेट सिस्टम, और एक होता है स्टेप गेट सिस्टम। समझिए इन सब का मतलब क्या होता है। सपोज करिए कि ये हमारी मोल्ड कैविटी हो और यहाँ पर गेट ऐसा लगा हो, इस तरीके से लगा हो, तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, मोल्टेन मेटल को ऐसा फिल करेगा। तो इसे हम लोग बोलेंगे टॉप गेट सिस्टम। सेकेंड केस आप देखिए, मोल्ड कैविटी हमारी ऐसी हो और गेट हमारा यहां पे लगा हो, ऐसा मान लीजिए ऐसा लगा हो, इस तरीके से लगा हो, तो मोल्टेन मेटल हमारा ऐसा जाएगा और ऐसा भरेगा। ये पूरा हमारा सिस्टम रहेगा। यहाँ पे ये होगा, इसमें जो हमारा मोल्टेन मेटल भरेगा, मान लीजिए कि ये ड्यू टू हाइट ऑफ डिफरेंस, ये यहाँ तक मोल्टेन मेटल होगा, ये यहाँ तक होगा। तो ये जो हाइट ऑफ डिफरेंस होगा, इस डिफरेंस की वजह से अगर इसकी हाइट ज़्यादा होगी तो ये मेटल ऐसे इसके अंदर जाता रहेगा। थर्ड हमारा हो गया, ये हो गया बॉटम गेट सिस्टम। बॉटम गेट सिस्टम, अब बॉटम गेट में होता क्या है कि मोल्टेन मेटल यहाँ पे प्रेशराइज होकर ऊपर जाता है। देखिए इस तरीके से ऊपर जाता है, इसकी वेलोसिटी हमेशा कम होती है और इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। यहाँ टर्बुलेंसी के चांस बढ़ जाते हैं, यहाँ टर्बुलेंसी के चांस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं। जो टर्बुलेंट फ्लो होता है, टर्बुलेंट का मतलब विक्षुब्ध प्रवाह, इस तरीके से मोल्टेन मेटल आगे बढ़े। जब टर्बुलेंस होगा तो वो इसकी सरफेस को इरोड करता हुआ जाएगा, मतलब मोल्ड कैविटी को तोड़ सकता है। तो हम चाहेंगे कि टर्बुलेंसी ना हो। अब टर्बुलेंसी ना हो तो ये हमारा बॉटम गेट सिस्टम ज़्यादा सुटेबल होगा, और अगर टर्बुलेंसी हो तो टॉप गेट सिस्टम यूज करेंगे। लेकिन टॉप गेट सिस्टम में मोल्टेन मेटल हाई वेलोसिटी से आता है तो फिलिंग टाइम इसका कम होता है। जो इसे फिल करता है, इसे भरने में जो समय लगता है उसे हम लोग फिलिंग टाइम कहते हैं, और इसे जो भरने में समय लगेगा वो भी हमारा फिलिंग टाइम होगा। तो बॉटम गेट में फिलिंग टाइम ज़्यादा लगता है, टॉप गेट में कम लगता है। तो किसी एक का कुछ एडवांटेज है, किसी एक का कुछ एडवांटेज है। तो हम चाहेंगे कि दोनों के एडवांटेज अगर एक साथ यूज कर ले तो वो हमें कैसे मिलेगा, वो हमें मिलेगा पार्टिंग लाइन गेट सिस्टम से। मान लीजिए टॉप गेट यूज किए तो फिलिंग टाइम कम लगा, बॉटम गेट यूज किए तो टर्बुलेंसी कम आई। तो अब दोनों के एक साथ अगर हम यूज करेंगे तो ऐसा यूज कर लेते हैं। सपोज करिए कि ये मोल्ड कैविटी हो। अब मोल्ड कैविटी हो तो यहाँ पर इस तरीके से ये हमारा गेट बना हुआ है, या इसको हम लोग ऐसे बॉटम से ही मान लीजिए, ऐसा गेट बना हुआ है। यहाँ पर एक हम लोग ऐसी पार्टिंग लाइन यूज कर लेते हैं, इस तरीके की
एक पार्टिंग लाइन हम लोग यूज कर लेते हैं। अच्छा, इस पार्टिंग लाइन में देखिए मोल्टेन मेटल जब यहाँ से जाएगा तो वो क्या होगा, इस तरीके से ऐसे जाएगा। तो इस समय ये मोल्टेन मेटल जब ऐसे भर रहा है तो ये टॉप गेट की तरफ वर्क करेगा और नीचे वाला मोल्टेन मेटल इसको आएगा और ऐसे भरेगा। तो ये हमारा कैसा यूज करेगा, बॉटम गेट की तरफ वर्क करेगा। तो जब टॉप गेट और बॉटम गेट दोनों का वर्क एक साथ मिले तो ऐसे गेटिंग सिस्टम को हम लोग बोलते हैं पार्टिंग लाइन गेटिंग सिस्टम। ये हमारा होता है पार्टिंग लाइन गेटिंग गेट। नेक्स्ट हमारा होता है स्टेप गेट। स्टेप का मतलब क्या होता है, जैसे बहुत बड़ी कास्टिंग हो, उस समय अगर एक ही गेट से मोल्टेन मेटल एंट्री करे तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सॉलिडिफाई हो जाएगा, पूरे कास्टिंग में मेटल नहीं भर पाएगा। तो उस समय हम क्या करेंगे कि कई सारा एंट्री पॉइंट लगा देते हैं, कई सारा। मान लीजिए ऐसा हमारा हो गया, 1 गेट, 2 गेट, 3 गेट, 4 गेट, ऐसे कई सारे गेट को लगा देते हैं। तो ऐसे गेट सिस्टम हमारे क्या होते हैं, ये कहलाते हैं स्टेप गेट सिस्टम। इसे हम लोग बोलेंगे स्टेप गेट। तो इस तरीके से इतने टाइप के गेट हम लोग यूज करते हैं। ये पहले अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी प्रेशराइज्ड और नॉन प्रेशराइज्ड, और अकॉर्डिंग टू यूज यानी कि शेप के अकॉर्डिंग या यूज के अकॉर्डिंग, ये हमारे 4 टाइप के गेट यूज किए जाते हैं। आप इसे राइट डाउन करिए, फिर हम लोग थोड़ी सी डिजाइन कर लेते हैं कि अगर टॉप गेट यूज करेंगे तो इसके अंदर जो भरने में पूरा टाइम लगता है उसे फिलिंग टाइम बोलते हैं। तो वो फिलिंग टाइम हमारा कितना होगा, और अगर बॉटम गेट यूज करेंगे तो फिलिंग टाइम हमारा कितना होगा। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि फिलिंग टाइम हमारा कितना होता है। तो इसे नोट करिए, फिर हम लोग अपने फिलिंग टाइम की ओर डिस्क्राइब करते हैं। या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या पूरा नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिजाइन ऑफ टॉप गेट सिस्टम। चलिए हम लोग नेक्स्ट अब क्या करेंगे, टॉपिक डिसाइड करते हैं अपना, डिजाइन ऑफ टॉप गेट सिस्टम। आइए स्टार्ट करते हैं डिजाइन ऑफ टॉप गेट। टॉप गेट के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं टॉप गेट सिस्टम। टॉप गेट का मतलब क्या होगा कि ऐसे देखिए, मोल्ड कैविटी हमारी इस तरीके से होगी और गेट हमारा ऐसा लगा होगा। यहाँ से ऐसे रनर हमारे लगे होंगे और यहाँ से हमारा ये पोरिन बेसिन लगा होगा इस तरीके से। तो इसे इसकी बात हम लोग छोड़ देते हैं अभी। इसकी बात हम लोग अभी ऐसे करते हैं, थोड़ा सा इसे और सिंपल में बनाकर। चलिए मान लेते हैं हम इसको ऐसा बना देते हैं। यहीं पे
इसको यहाँ पे हम लोग मोल्ड कैविटी बना देते हैं। अब देखें, ये जो एंट्री पॉइंट होगा ये हमारा कैसा होगा, टॉप गेट सिस्टम होगा, टॉप पे लगा हुआ है। अब ये हमारा स्प्रू है। अब स्प्रू को हम लोग एवॉइड एयर एस्पायरेशन कैसा बनाएंगे, टेपर बनाएंगे। इस तरीके से हम लोग टेपर स्प्रू बनाएंगे एयर एस्पायरेशन को एवॉइड करने के लिए, ताकि एयर हमारे इसके अंदर सक ना करे। ये हमारा हो गया टॉप गेट सिस्टम। चलिए, यहाँ से मोल्टन मेटल ऐसे भरेगा और इस तरीके से एंट्री करके पूरा इसको फिल करेगा। यहाँ कहीं राइजर लगा होगा या यहाँ कहीं राइजर लगा होगा, वो बाद में देखेंगे। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, इसे टोटल भरने में जितना टाइम लगेगा, मान लीजिए पहले हम इसके कुछ एजम्पशंस ले लेते हैं। मान लीजिए इसे हम ले लेते हैं HM। HM का मतलब हाइट ऑफ मोल्ड कैविटी हम ले लेते हैं, है ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसकी हाइट हमारी देखिए, ये क्या है, स्प्रू की हाइट है, हाइट ऑफ स्प्रू HS हम लोग ले लेते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी कौन सी हाइट होगी, टोटल हाइट HT से हम लोग ले लेते हैं, HT ले लेते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हम लोगों ने हाइट माना था, ये कौन सी हाइट माने थे, हाइट ऑफ कप, हाइट ऑफ कप। तो अब इसमें हम लोग टोटल मान लेते हैं, टोटल फिलिंग टाइम, इसे पूरा भरने में कुल कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए देखिए, सपोज करिए यहाँ पर ये जो गेट बना हुआ है, इसका एरिया अगर हम लोग AG ले लें, इफ AG इज इक्वल टू इस एंट्री पॉइंट ऑफ गेट का एरिया, एरिया ऑफ गेट, एरिया ऑफ गेट। अच्छा, यहाँ पर अगर जो लिक्विड वेलोसिटी से जाएगा उसकी वेलोसिटी हम B मान लेते हैं। तो VG इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ गेट, वेलोसिटी ऑफ गेट, इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा देखिए, ये हमारा हो गया। अब इसका वॉल्यूम हम मान लेते हैं V, VC यानी कि कास्टिंग का वॉल्यूम मान लेते हैं, या VM मान लेते हैं। VM मतलब अगर हम मान लें VM इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मोल्ड, मतलब ये जो मोल्ड कैविटी है इसका टोटल वॉल्यूम हम क्या मान लें, VM मान लेते हैं। और AM इज इक्वल टू हम मान लेते हैं, AM इज इक्वल टू एरिया ऑफ मोल्ड, इस मोल्ड कैविटी का हम एरिया मान लेते हैं। तो अब इसके अंदर ये जितना वॉल्यूम मेटल भरेगा, उसे वॉल्यूम को भरने के लिए कितना टाइम लगेगा जब हम टॉप गेट का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए, ये जो मेटल एंट्री करेगा यहाँ पे, वो कुछ डिस्चार्ज से एंट्री करेगा, और जितने टाइम तक उस डिस्चार्ज से एंट्री करेगा, देखिए अगर इसके अंदर जो मोल्टन मेटल डिस्चार्ज से एंट्री कर रहा है, उस डिस्चार्ज में हम फिलिंग टाइम का मल्टीप्लाइड कर दें तो ये हमारा टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। तो ऐसे देखिए, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्चार्ज मतलब डिस्चार्ज रेट जिसे हम लोग बोलते हैं, है ना, डिस्चार्ज मल्टीप्लाइड बाय टाइम। डिस्चार्ज मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और ये कौन सा टाइम है, फिलिंग टाइम है, ये हमारा है टाइम फिलिंग। तो हम इसको कह सकते हैं, अच्छा वॉल्यूम ऑफ मोल्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मोल्ड इनटू हाइट ऑफ मोल्ड। ये हम कह सकते हैं एरिया ऑफ मोल्ड इनटू हाइट ऑफ, बाय एरिया इनटू हाइट, यही तो होगा वॉल्यूम, हाइट ऑफ मोल्ड इज इक्वल टू डिस्चार्ज हमारा हो जाएगा, मान लीजिए Q इंटू फिलिंग टाइम FT।
अब ये हमारा हो गया। क्यू हमारा किस पे होगा, गेट पर होगा। ये डिस्चार्ज हमारा गेट पे हम लोग ले रहे हैं ना, यहाँ पे थोड़े नहीं ले रहे हैं। चलिए, तो अब यहाँ से देखिए, एरिया ऑफ मोल्ड हमने क्या माना था, AM इंटू हाइट ऑफ मोल्ड हमारा क्या है, HM इज इक्वल टू, ये डिस्चार्ज को हम लोग क्या करेंगे, Q बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी, और एरिया किसका लेंगे, गेट का, क्योंकि गेट पर हम डिस्चार्ज ले रहे हैं। तो गेट पर एरिया हमारा कितना होगा, AG इंटू गेट पर वेलोसिटी हमने कितना माना था, VG इंटू फिलिंग टाइम TF, इसको FT नहीं TF मान लेते हैं, टाइम ऑफ फिलिंग। चलिए, अब यहाँ से अगर हम फिलिंग टाइम निकालना चाहें तो TF इज इक्वल टू AM HM अपॉन AG VG, ये हमारा आता है। जब टॉप गेट को यूज करेंगे तो इसको पूरा फिल करने के लिए ये फिलिंग टाइम AM HM अपॉन AG VG, ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। या आपका एक दूसरा फार्मूला भी ऐसे दे देगा, TF इज इक्वल टू फिलिंग टाइम ऑफ मोल्ड इज इक्वल टू, अच्छा AM HM, AM एरिया इंटू हाइट बराबर वॉल्यूम के ही तो होता है। तो ये हम ऐसा भी फार्मूला आपसे दे देगा, VM अपॉन AG इंटू VG। तो इस तरीके से ये हम लोग टॉप गेट सिस्टम को जब डिज़ाइन करेंगे तो इसे टोटल भरने में जो टाइम लगेगा वो होगा TF इज इक्वल टू VM अपॉन AG इंटू VG, या AM HM अपॉन AG इंटू VG। चलिए, इसे नोट करिए, फिर हम लोग अपना बॉटम गेट का लेकर डिज़ाइन कर लेते हैं। इसे राइट डाउन करिए, फिर हम लोग बॉटम गेट को लेकर इसे पूरा डिज़ाइन करते हैं। तो ये तो हमारा टॉप गेट डिज़ाइन था, अब हम लोग बॉटम गेट को डिज़ाइन करेंगे। अच्छा, टॉप गेट में ये भी समझिएगा कि इसके एजम्पशंस भी कुछ होंगे, एजम्पशन भी कुछ होंगे। वो एजम्पशंस भी हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है, तो वो भी जान लीजिए, फिर नोट करिए एजम्पशंस फॉर टॉप गेट। टॉप गेटिंग सिस्टम। तो टॉप गेटिंग सिस्टम के लिए जो हम लोग एजम्पशन यूज करेंगे, देखिए पहला एजम्पशन हमारा क्या होगा, ऑब्वियसली है कि जब ये टॉप गेट है तो गेट के पर यहाँ पे एंट्री की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, हाई होगी। वेलोसिटी ऑफ गेट इज हाई, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग फेरस मटेरियल के लिए करते हैं। क्योंकि फेरस मटेरियल की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए हम लोग उसका उपयोग फेरस मटेरियल के लिए करते हैं। तो सो दिस इज यूज फॉर फेरस मटेरियल। और बॉटम गेट की वेलोसिटी कम होगी, इसीलिए उसका उपयोग एल्यूमिनियम के लिए हम लोग करेंगे, एल्यूमिनियम और उसके एलॉय के लिए, ये भी आता है। सो दिस इज यूज फॉर फेरस मटेरियल। अच्छा, सेकेंड पॉइंट देख लीजिए, जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो इसके अंदर टर्बुलेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इंक्रीज टर्बुलेंसी है ना, टर्बुलेंस आर टर्बुलेंस फ्लो इंक्रीज इन, कहाँ पे इंक्रीज करेगा, ये जो हमारा है स्प्रू, इन स्प्रू, जिससे हमारा क्या होगा, मोल्ड को ब्रेक करने का चांस बढ़ जाएगा। सो द चांस ऑफ मोल्ड आर ब्रेक, सो ब्रेकिंग ऑफ मोल्ड इज इंक्रीज। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा टॉप गेट सिस्टम का आपका एजम्पशंस। अब इसमें देखिएगा जो हमारा लिक्विड क्या होगा, इसे नोट करिए, फिर हम लोग और एजम्पशंस आगे डिस्कस करते हैं।
देखिए ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जब टॉप पे लगा होगा ये आपका गेट तो स्क्रू से डायरेक्ट मोल्ड कैविटी में मेटल आपका फिल होता है। तो इसे लिखना या ना लिखना बराबर है, फिलहाल लिख देते हैं, उसे भी नोट करके रखिएगा। ये हमारा क्या होगा, मोल्टन मेटल डायरेक्ट एंट्री फ्रॉम राइजर स्क्रू टू मोल्ड कैविटी। देख, मोल्टन मेटल डायरेक्ट एंटर from screw to mold cavity। तो इस तरीके से ये कुछ अजम्पशंस हमारे होते हैं टॉप गेट सिस्टम के। चलिए इसे कंप्लीट नोट करिए, क्योंकि ये वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है। या तो ये पूछा जा सकता है, या ये डायरेक्ट फार्मूला दे सकता है, या एक नंबर का छोटा सा आपका ऑब्जेक्टिव दे सकता है कि इफ वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग 10 सेंटीमीटर क्यूब एंड द एरिया ऑफ गेट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वेलोसिटी ऑफ गेट इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड या 3 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द टोटल फिलिंग टाइम ऑफ दिस कास्टिंग। तो हम कराएंगे भी उसको। तो इस तरीके से टोटल फिलिंग टाइम, बस केवल ये फार्मूला पता रहेगा, सब वैल्यू रख देंगे तो ये टोटल फिलिंग टाइम हमारा निकल जाएगा। चलिए इसे राइट डाउन करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। टॉप गेट के बाद बॉटम गेट सिस्टम को हम लोग डिजाइन करेंगे। इसे नोट करिए, फिर हम लोग अपना बॉटम गेट सिस्टम को डिजाइन करते हैं। चलिए डिजाइन ऑफ बॉटम गेट, आई थिंक अब नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अब हम लोग डिजाइन करते हैं डिजाइन ऑफ बॉटम गेट सिस्टम। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिजाइन ऑफ बॉटम गेट सिस्टम। बॉटम गेट सिस्टम, इसमें क्या होगा, जैसे सपोज करिए कि ये हमारी मोल्ड कैविटी थी। अब मान लीजिए यहाँ से ऐसा गेट लगा हूँ। अब राइजर अभी नहीं लगा रहे हैं, राइजर बाद में लगाएंगे। ऐसा गेट लगा हूँ और ये यहाँ से ऐसा आपका इस तरीके से आपका ऐसे ये हो जाए मोल्ड कैविटी। अब इसमें क्या हो, देखिए ये मोल्टन मेटल आए और इसके अंदर इस तरीके से ऐसे फिल करेगा। देखिए यहाँ तक फिल कर लिया। अब उसके बाद जब ये ऊपर राइज होगा तो ड्यू टू हाइट डिफरेंस, इसकी हाइट के डिफरेंस की वजह से मान लीजिए ये पूरा यहाँ तक भर जाएगा, भर जाएगा। तो ये कब भरेगा, जब इसकी और इसकी हाइट में हमारा डिफरेंस होगा, हाइट ऑफ डिफरेंस है ना। अगर ये हाइट डिफरेंस नहीं होगा, ये और ये इक्वल हो जाए
या ये ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए तब ये फिल नहीं कर पाएगा। तो ये तो सिंपल से फिनोमिना है। तो इस तरीके से इसे हम लोग अपना डिजाइन करेंगे। यहाँ से देखिए, यदि हम लोग ये एंट्री पॉइंट ऑफ गेट है, यहाँ पर हम लोग मान लें एरिया ऑफ ए जी इज इक्वल टू, ऐसे देखिए, इफ ए जी इज इक्वल टू एरिया ऑफ गेट, बी जी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गेट एंड ए एम इज इक्वल टू, यहाँ से हम इसको ले लेते हैं हाइट ऑफ एच एम मोल्ड, ए एम इज इक्वल टू एरिया ऑफ मोल्ड एंड एच एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ मोल्ड। इस तरीके से हम लोग ले लेते हैं। तो अब देखिए, ये जो यहाँ पे ये जो वॉल्यूम को भरेगा, ये वॉल्यूम को टी टाइम में नहीं भरेगा, ये टाइम का मतलब रेट ऑफ टाइम से भरेगा। डिस्चार्ज मल्टीप्लाइड बाय टाइम नहीं होगा, डिस्चार्ज मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ टाइम इज इक्वल टू फिलिंग ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग को होगा। तो यहाँ पे इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब ये मोल्टेन मेटल इसमें जाएगा तो वो हमारा इस हाइट के डिफरेंस की वजह से जाएगा, और डिफरेंस की वजह से जाएगा मतलब रेट ऑफ टाइम, किसी दर से वो किसी रेट से फिल करेगा। तो हम ये कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ, ऐसे देखिए, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड इज इक्वल टू डिस्चार्ज मल्टीप्लाई, देखिए डिस्चार्ज ऑफ गेट मल्टीप्लाइड बाय फ्लो रेट टाइम, मल्टीप्लाइड बाय फ्लो रेट टाइम। मतलब ये हमारा ऐसा होगा, वॉल्यूम मान लेते हैं हम वी एम इज इक्वल टू, ये डिस्चार्ज जो हमारा होगा क्यू जी गेट पे होगा, इनटू फ्लो रेट टाइम आपका क्या होगा, डी टी होगा। ये टी टाइम में नहीं, डी टी टाइम में इसको पूरा फिल करेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको जब रखेंगे तो क्यू जी बराबर ए जी इंटू वी जी इंटू डी टी इज इक्वल टू, ये वॉल्यूम ऑफ टाइम को हम लोग लिख सकते हैं एरिया इंटू एच एम, एरिया इंटू एच एम। यहाँ से हम लोग किसको मतलब ऐसे लिख सकते हैं डी टी, देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सीधे इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट ऑफ डी टी, डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। अब ये जो टाइम टी होगा वो कहाँ, जीरो टाइम से इसे पूरा भरने में अगर एफ टाइम लगेगा, ये हमारा हो जाएगा टी बराबर 0 टू टी बराबर एफ से, 0 टू टी एफ, वेयर टी जीरो बराबर स्टार्टिंग टाइम ऑफ फिलिंग एंड TF is equal to total time of filling, total time of filling। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, T को T0 से TF के रिस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करके फिर हम लोग इसकी वैल्यू को निकालेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए, जब ये हमारा dt टाइम के रिस्पेक्ट में, सपोज करिए ये dt टाइम के रिस्पेक्ट में जब इसे हम फ्लो करेंगे तो जो इसकी हाइट hm बढ़ रही है वो hm के रिस्पेक्ट में ना बढ़ के dh के रिस्पेक्ट में, मतलब हाइट हमारी किस में बढ़ेगी, वो hm के रिस्पेक्ट में ना बढ़ के dh के रिस्पेक्ट में बढ़ेगी। और हाइट हमारी कहाँ से बढ़ेगी, h बराबर 0 से h बराबर कहाँ पे बढ़ेगी,
अपर हाइट तक जाएगी, मतलब HM तक जाएगी। तो हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं AG इंटू, इसे देखिए, इसे हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं AG इंटू VG इंटू DT बराबर, ये जो वॉल्यूम हम लोगे एरिया ऑफ मोल्ड इंटू HM की जगह हम लोग क्या ले लेंगे, DH ले लेंगे, DH ले लेंगे, क्योंकि वो DH हाइट से लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो इस तरीके से अभी हमारा क्या हो जाएगा, चाहे तो इसे हम लोग इधर भेज दें, तो ये DT बराबर हम लोग इसे ऐसे कर दें इंटीग्रेट DT, एक मिनट, ये हम लोग ले लें यहाँ पे T बराबर 0 से T बराबर TF तक ले लें, ये चीज़ इधर चली जाएगी, तो ये हमारा इंटीग्रेट H बराबर 0 से H बराबर HM तक, ये हो जाएगा AM अपॉन AG इंटू VG, AM अपॉन AG इंटू VG, और ये हमारा क्या हो जाएगा H बराबर 0 से H बराबर HM तक हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा DT बराबर क्या हो जाएगा, ये TF से आएगा, यहाँ देखिए T है तो T का F से 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, AG इंटू VG का ये कांस्टेंट हमारा है, DH के रिस्पेक्ट में H को हम लोग कर लेंगे। तो इसे इंटीग्रेट करके हम लोग डायरेक्ट जब फार्मूला निकालेंगे तो ये लगभग ट्वाइस टाइम फिलिंग ऑफ बॉटम टॉप गेट सिस्टम क्या आएगा। चलिए इसे अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा ऐसा आएगा, देखिए ये जो VG बराबर होता है √2G HT के भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो इसकी हम लोग हाइट लेंगे, वेलोसिटी ऑफ गेट इज इक्वल टू, ये टोटल हाइट अगर हम लोग T ले लें, इसे हम लोग HT ले लें, तो यहाँ पे इस हाइट को अगर हम लोग निकालें तो टोटल हाइट में से इस हाइट को हम लोग माइनस कर दें, HT माइनस HM कर देंगे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ मोल्ड निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसे कैलकुलेट कर लेंगे अपने इंटीग्रेशन में। तो ये हम ऐसे कर सकते हैं, जब ये TF होगा तो DT का TF से करेंगे तो ये हो जाएगा TF माइनस 0 इज इक्वल टू AM, ये इंटीग्रेशन ऑफ H बराबर 0 से H बराबर HM तक जब करेंगे तो ये AM अपॉन AG इंटू VG बराबर हम वैल्यू रख देंगे √2G H, ये वैल्यू हम लोग रख देंगे H, ये हाइट ऑफ डेटम हमारा क्या हो जाएगा HT माइनस HM, क्योंकि इसी डिफरेंस की वजह से ये लिक्विड यहाँ पे पोर करेगा। तो ये हो जाएगा HT माइनस HM। यहाँ से जब फिलिंग टाइम TF बराबर निकल के आएगा, ये हो जाएगा AM अपॉन AG, इसे हम लोग बाहर कर देंगे, AM अपॉन AG, ये कांस्टेंट हमारा था। जब इसे हम लोग करेंगे H बराबर 0 से H बराबर HM तक, तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए √2G भी हम बाहर कर दें, ऐसे देखिए √2G भी हम बाहर कर दें, तो यहाँ पे क्या बचा है HT माइनस HM के पावर में -1/2, इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो -1/2 होगा। देन इसका जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा लगभग TF बराबर AM अपॉन AG इंटू √2G, ये हम लोग जब करेंगे इंटीग्रेशन तो ये होगा HT माइनस HM
के पावर में -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, ये -1/2 से 1 घटेगा, 1/2 बचेगा और 2 ऊपर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये टोटल फिलिंग टाइम हो जाएगा AM/AG × VG। ये 2 ऊपर चला जाएगा, -1/2 से 1 घटेगा, तो देखिए एक में से आधा घटेगा तो आधा बचेगा, 1/2 बचेगा, तो 1/2 ऊपर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये 2AM/AG × VG। और यहाँ पे HT माइनस HM के पावर -1/2 से ये भी हो जाएगा 1/2, और ये कहाँ से H बराबर 0 से H बराबर HM तक होगा। तो इस तरीके से जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो ये बॉटम गेट सिस्टम आएगा, ये लगभग टोटल वैल्यू 2 टाइम ऑफ, जैसे हम लोग टॉप गेट से भर रहे थे तो टॉप गेट वाला हमारा क्या होता था, AM/AG × VG आता था, तो ये उसके 2 गुना आएगा। मतलब बॉटम गेट सिस्टम से जब हम लोग किसी मेटल को पोर करेंगे और वॉल्यूम अगर सेम रहेगा, वेलोसिटी भी सेम रहेगी, एरिया ऑफ गेट भी सेम रहेगा, तो उसका जो फिलिंग टाइम होगा वो लगभग 2 गुना हो जाएगा, किससे, टॉप गेट सिस्टम से। तो इस तरीके से इस फार्मूले को भी ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से ये हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे नोट पॉइंट कर लेते हैं कि टोटल टाइम ऑफ, यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पे जब इसे हम भर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि टोटल टाइम ऑफ फिलिंग, टोटल टाइम ऑफ फिलिंग इन बॉटम गेट सिस्टम, बॉटम गेट सिस्टम इज ट्वाइस टाइम टेकन एज टॉप गेट सिस्टम। 2 गुना लेता है, इज ट्वाइस टाइम टेकन एज बॉटम टॉप गेट सिस्टम, एज टॉप गेट सिस्टम। ये तो पहली फेवरेबल कंडीशन होती है, वो याद रखिएगा। एग्जाम में ये पॉइंट आपका कभी पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, 2 गुना होता है। दूसरी बात, अब अगर टाइम 2 गुना हो जाएगा तो वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वेलोसिटी कम हो जाएगी तो टर्बुलेंसी भी कम हो जाएगी। टर्बुलेंसी कम हो जाएगी तो इसको इरोजन भी करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। इसीलिए इसका उपयोग नॉन फेरस मटेरियल के लिए करते हैं, है ना। सो नेक्स्ट पॉइंट कह सकते हैं, वेलोसिटी इज लेस, वेलोसिटी इज लोअर। सो जब वेलोसिटी लोअर होगी तो टर्बुलेंसी इज निगलेक्टेड। सो टर्बुलेंसी इज निगलेक्टेड। Then it is used for non-ferrous material। इसका उपयोग हम लोग it is used for non-ferrous material। तो इसका उपयोग हम लोग नॉन फेरस मटेरियल के लिए करते हैं। इसमें जो मेटल हमारा पोर होगा वो हमारा कैसा पोर होता है, मेटल बॉटम टू टॉप हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में पोर होता है। और जब टॉप गेट सिस्टम यूज करते थे तो वो टॉप से बॉटम की तरफ पोर होता था। तो ये पॉइंट भी हम लोग लिख देते हैं कि मेटल विल बी पोर। देखिए मेटल ऐसे आके इस तरीके से ऊपर राइज करेगा, बॉटम टू टॉप। मेटल विल बी पोर बॉटम टू टॉप, मेटल विल बी पोर और बॉटम टू टॉप।
तो इस तरीके से इसे हम लोग बोलेंगे अपना बॉटम गेट सिस्टम। तो ये हमारा होता है बॉटम गेट सिस्टम। अब इसमें देखिएगा बॉटम गेट सिस्टम हो गया, टॉप गेट सिस्टम हो गया। अब हम लोग पार्टिंग लाइन गेट सिस्टम और स्टेप गेट सिस्टम के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। हालांकि है वही चीज़, चलिए इसे राइट डाउन करिए, फिर हम लोग पार्टिंग गेट सिस्टम और अपना उसके बारे में स्टेप गेट सिस्टम के बारे में डिस्कस कर देते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट यूज कर लेते हैं, पार्टिंग लाइन गेट सिस्टम और चलिए अगला हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्टिंग लाइन गेट सिस्टम। थर्ड, पार्टिंग लाइन गेट सिस्टम। पार्टिंग लाइन में क्या होगा कि इस गेट में बीच में एक पार्टिंग लाइन ऐसे हम लोग बना देंगे। अब ये पार्टिंग लाइन बनने से ऊपर वाला मोल्टेन मेटल जो ऐसे जाके फिल करेगा वो एक टॉप गेट की तरह वर्क करेगा, और नीचे वाला मोल्टेन मेटल जो ऐसे फिल करेगा वो एक बॉटम गेट की तरह फिल करेगा। तो इसमें हमारा टॉप गेट और बॉटम गेट दोनों का एडवांटेज एक साथ मिल जाएगा, जिससे टॉप गेट और बॉटम गेट के रिस्पेक्ट में फिलिंग टाइम इसमें कम हो जाएगा, है ना। तो इन दिस गेट सिस्टम, in this gate system a parting line used to divide the gate। अब गेट को डिवाइड करेगी तो अपर पार्ट ऑफ देखिए पार्टिंग लाइन से एबव वाला गेट टॉप गेट की तरह वर्क करेगा। एबव पार्टिंग लाइन गेट act as a top gate and below पार्टिंग लाइन के नीचे का हिस्सा एंड बिलो पार्टिंग लाइन गेट एक्ट एज ए बॉटम गेट सिस्टम। बॉटम गेट सिस्टम, इसमें जो टोटल फिलिंग टाइम होगा वो क्या होगा, लेस होगा। टोटल फिलिंग टाइम इज लेस। टोटल फिलिंग टाइम इज लेस। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब हम लोग अगर टॉप गेट यूज करते थे तो टर्बुलेंसी आती थी, मतलब एयर स्पायरेशन आता था, है ना। तो एयर स्पायरेशन, अच्छा एक स्प्लाशिंग ऑफ कोर, मतलब कोर पे हमारा स्प्लाश यानी कि जमना होता था, तो स्प्लाशिंग रोकने के लिए हम लोग बॉटम गेट का यूज करते हैं। तो जब दोनों यूज करेंगे तो टॉप गेट से हमारा एयर स्पायरेशन रिड्यूस हो जाएगा और इससे बॉटम गेट से स्प्लाशिंग। तो इस तरीके से टर्बुलेंसी एंड नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इन दिस
gate, in this gate avoid the turbulency, air spiration and splashing. Avoid turbulency, comma, air spiration एंड स्प्लैशिंग। तो इस तरीके से इस गेट का उपयोग हम लोग दोनों गेट के एडवांटेज, दिस गेट इज यूज्ड फॉर बोथ टॉप गेट एंड बॉटम गेट, मतलब बोथ गेट। इसमें हमें दोनों गेट का एडवांटेज मिलता है। तो ऐसे गेट को हम लोग बोलेंगे पार्टिंग लाइन गेट सिस्टम। एक लास्ट गेट होता है स्टेप्ड गेट, जो लार्ज साइज कास्टिंग के लिए यूज किया जाता है। ऐसे देखिएगा, लास्ट पॉइंट आप देख लीजिए, स्टेप्ड गेट। स्टेप्ड गेट। फोर्थ नंबर हमारा है स्टेप्ड गेट सिस्टम। देखिए, जब बहुत बड़े साइज की कास्टिंग हो तो उस समय एक गेट से पूरी कास्टिंग नहीं फिल हो पाएगी, हम कई गेट का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे गेट को बोलेंगे स्टेप्ड गेट सिस्टम। एक गेट मान लीजिए यहाँ पर हम लोग ऐसा यूज करेंगे, एक गेट यहाँ पर यूज करेंगे, तो इस तरीके से लार्ज साइज कास्टिंग को हम फिल करने के लिए, देखिए ये मोल्टेन मेटल एंट्री करेगा, ये एंट्री करेगा, ये मान लीजिए ये हम 1 मान लें, ये हम 2 मान लें, ये हम 3 मान लें, या ऐसा एंट्री करवाइए इसको ऐसा। चलिए इसे ऐसा करवाइए, यहाँ से एंट्री करे, यहाँ से करे और यहाँ से करे। देखिए यहाँ पे हम 1 मान लें, यहाँ 2 मान लें, यहाँ 3 मान लें। अच्छा, जो 1 की फिलिंग होगी ये पूरा इसे फिल करेगा, 2 वाला 1 के साथ भी और 2 के साथ भी मिलकर फिल करेगा, 3 वाला 1, 2 और 3 दोनों के साथ मिलकर फिल करेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दिस गेट इज यूज्ड, दिस गेट इज यूज्ड इन लार्ज साइज कास्टिंग, लार्ज साइज कास्टिंग। बहुत बड़े साइज की कास्टिंग को अगर हमें बनाना हो तो हम इस तरीके के गेट का उपयोग करते हैं। चलिए अब यहाँ से देखिए, गेट 1 जो फिल करेगा वो केवल 1 अपने 1 कैविटी के ही माध्यम से फिल करेगा। ऐसे देखिए, गेट 1 फिल। अब जो गेट 2 फिल करेगा, गेट 2 कुछ अपने मोल्टेन मेटल से फिल करेगा, कुछ 1 से भी ऊपर जाएगा। गेट 2 कुछ ऐसे फिल करेगा, कुछ 1 से भी ऊपर जाएगा। तो ये हमारा जो फिल करेगा ये 2 एंड 1 बोथ से फिल करेगा। अब इस तरीके से अगर हम गेट 3 की बात करें तो देखें 3 वाला अपना ऐसे फिल करेगा, इसको 2 वाला भी आकर कुछ फीलिंग देगा, कुछ 1 वाला भी फीलिंग देगा, बस यहाँ हाइट होनी चाहिए। तो इस तरीके से गेट 3 हमारा क्या होगा, ये 3 से भी फिल करेगा, 2 से भी एंड 1।
तो ये हमारा आज का स्टूडेंट ये टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ गेट सिस्टम, फिलिंग टाइम इन गेट। तो ऐसे हम लोगों ने पूरे गेट के बारे में पूरी कंप्लीट स्टडी की। अब हम लोगों का टॉपिक जो बचेगा, देखिए ये हम लोगों का क्या हो गया, हमने आज के टॉपिक में डिस्कस किया स्पोरिन बेसिन की डिज़ाइन की, इस स्प्रू की डिज़ाइन की, और उसके बाद हमने इस गेट की डिज़ाइन की। अब गेट के बाद हमारा राइजर डिज़ाइन बचा हुआ है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ राइजर के बारे में, और उस राइजर के मतलब सॉलिडिफिकेशन टाइम अगर हम देखेंगे तो राइजर का टाइम कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए, ताकि मोल्टेन मेटल हमारा लिक्विडी फॉर्म में बना रहे। तो चलिए अब हम लोग स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में अपने राइजर डिज़ाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हम अपना यहीं पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू।